हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस 10 मिनट्स अ डे सीरीज। सो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे सिक्योरिटाइजेशन के पार्ट नंबर 1 के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि वी नीड टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी जब भी हम लोग किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। अब प्रॉपर स्ट्रेटजी से मेरा मतलब क्या है गाइस कि भाई जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन दोनों फैक्टर्स के बारे में हम लोगों को जो है वो इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर गाइस आप लोगों का भी यही कंसर्न है विद रिस्पेक्ट टू दिस जेआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोगों के इसी कंसर्न को रिजॉल्व किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ई बुक, जो कि एडुटैप के द्वारा लॉन्च की गई है। इस ई बुक का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सिलेबस फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन के बारे में इन डेप्थ नॉलेज गैदर कर पाएंगे गाइस। सो हैव अ लुक ऑन दिस ई बुक अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं। मूविंग अहेड, अब लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, विच अमंग द फॉलोइंग कैन इंप्रूव द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर बैंक्स। सो योर स्टेटमेंट्स वर एडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूजर नीड बाय द डिजाइनर्स, स्टेटमेंट 2 was absence of standardized procedures, statement 3 was enthusiastic participation of managers. So options क्या थे? 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, या फिर 1, 2 and 3 guys. So what should be the right answer here? Option C will be the right one here. क्यों option C हो जाएगा? Because अगर हम लोगों को एब्सेंस देखने के लिए मिलेगा ऑफ द स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स, सो उससे इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगी हमारे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर। बट अगर हम लोगों को स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स फॉलो होते हुए देखने को मिलेंगे, तो उससे हम लोग अपने MIS के जो डेटा है उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे गाइस। दैट इज़ वाई ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मूविंग अहेड, अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर। तो देखिए गाइस, आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द सिक्योरिटाइजेशन। कि सिक्योरिटाइजेशन होता क्या है? अब देखिए, सिक्योरिटाइजेशन आप लोगों को बहुत ही हैवी वर्ड सुनने में लग रहा होगा, बट लेट्स ब्रेक इट डाउन कि ये होता क्या है। अब देखिए, बैंक्स या फिर जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके द्वारा जो है वो लेंडिंग की जाती है, तो उनके द्वारा मल्टीपल काइंड ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल डेट्स को जो है वो पूल किया जाता है। ठीक है, अब कौन कौन से कॉन्ट्रेक्चुअल डेट्स हैं उनके एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। रेजिडेंशियल मॉर्टगेजेस, कॉमर्शियल मॉर्टगेजेस, ऑटो लोन्स, क्रेडिट कार्ड डेट ऑब्लिगेशंस। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल डेट्स जिनको पूल किया जाएगा बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब ये जो पूल्ड डेट्स हैं इनको सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, सिक्योरिटीज़ के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और उस सिक्योरिटीज़ को फिर थर्ड पार्टी इन्वेस्टर को जो है वो सेल आउट कर दिया जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? सिक्योरिटाइजेशन बोल रहे हैं गाइस। अब ये जो सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में कन्वर्ट करके थर्ड पार्टी को सेल आउट किया जाएगा, ये जो सिक्योरिटीज़ रहेंगी, ये सिक्योरिटीज़ जनरली हम लोगों को देखने के लिए मिलती है इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड, पास थ्रू सर्टिफिकेट्स या फिर कोलेक्ट्रलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन। सो ये सारे हमारे क्या हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ हैं, जिनको जो है वो थर्ड पार्टी इन्वेस्टर को सेल आउट कर दिया जाता है। हम लोगों ने किया क्या कि मल्टीपल काइंड ऑफ जो डेट्स थे उनको पूल किया, उनको सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया और उनको थर्ड पार्टी इन्वेस्टर को सेल आउट कर दिया। इसी प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? सिक्योरिटाइजेशन बोल रहे हैं गाइस। ठीक है, मूविंग अहेड, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं और प्रोसेस को समझते हैं इस सिक्योरिटाइजेशन के। तो देखिए गाइस, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ओरिजिनेटर। अब देखिए गाइस, ओरिजिनेटर कौन है? ओरिजिनेटर हम लोग उसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बोलेंगे जिसके द्वारा जो है वो लोन्स को डिसबर्स किया गया था और जिसने उन लोन्स को जो है वो पूल करने का काम किया, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि भाई मल्टीपल काइंड ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल डेट्स आर पूल्ड। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन कॉन्ट्रेक्चुअल डेट्स को पूल कर रहा है उसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग? ओरिजिनेटर बोल रहे हैं गाइस। अब इस ओरिजिनेटर के द्वारा ये जो पूल्ड एसेट्स थे इनको जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा, किसको? स्पेशल पर्पस व्हीकल को। स्पेशल पर्पस व्हीकल, SPV इसको हम लोग बोल रहे हैं, इसी को क्या बोल रहे हैं? स्पेशल पर्पस व्हीकल। अब ये क्यों किया जा रहा है? सो दैट जो बैंक्रप्सी है उससे उसको जो है वो रिमोट किया जा सके। मतलब बैंक को जो है ये डर ना रहे कि भाई अगर कल को ये जो लोन मैंने दिए हुए थे, अगर इन लोन से रीपेमेंट नहीं आती है बोरोवर के एंड पे, तो बैंक्रप्सी की जो सिचुएशन है उसको बैंक को फेस ना करना पड़े। इसीलिए इन लोन्स को, ये जो लोन्स पूल किए, इनको ट्रांसफर कहाँ कर दिया? स्पेशल पर्पस व्हीकल को ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज ऑब्लाइजर। अब ऑब्लाइजर कौन है? द पर्सन या फिर बोरोवर हु इज लायबल टू पे द डेट। स्पॉन्सर कौन है? स्पॉन्सर इज द एंटिटी जिसके द्वारा इस स्पेशल पर्पस व्हीकल को जो है वो क्रिएट किया जा रहा है गाइस। सो ये हम लोगों ने बात कर ली
ओरिजिनेटर, ऑब्लाइजर, स्पॉन्सर और स्पेशल पर्पस व्हीकल के बारे में। सो ये हम लोगों ने देखा स्टेज 1 ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन, जहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल डेट्स को पूल किया जा रहा है। अब स्टेज 2 के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं कि स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा क्या किया जा रहा है, रीपैकेजिंग की जा रही है। ये जो यहाँ पे पूल्ड एसेट्स थे इनको रीपैकेज किया जा रहा है और फिर रीपैकेजिंग करने के बाद थर्ड पार्टी इन्वेस्टर को जो है वो सेल आउट कर लिया जा रहा है। इन ये जो हमारे एसेट्स थे इनको सिक्योरिटीज की फॉर्म में जो है वो थर्ड पार्टी इन्वेस्टर को सेल आउट कर दिया जा रहा है। सो स्टेज 2 का पार्ट क्या बनेगा, सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज एंड क्लेम्स गाइस। सो दिस इज अ 2 स्टेज प्रोसेस। पहली स्टेज के अंदर हम लोगों ने देखा कि एसेट्स को पूल किया जा रहा था। सेकंड स्टेज के अंदर जो है वो एसेट्स को सेल किया जा रहा है टू द थर्ड पार्टी इन्वेस्टर इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज गाइस। सो आई होप नाउ दिस सिक्योरिटाइजेशन टर्म एंड द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन इज क्लियर टू यू ऑल। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं एडवांटेजेस के बारे में गाइस। सो देखिए एडवांटेजेस में सबसे पहले इट इंप्रूव्स द लिक्विडिटी। अब कैसे लिक्विडिटी को इंप्रूव कर रहा है, अब जैसे मान लो एक बैंक के द्वारा 100 करोड़ के जो लोन्स थे वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। अब 100 करोड़ के जो लोन्स थे वो कई सालों के बाद जो थे, मान लो 12 साल 12 ईयर्स के बाद जो थी उनकी रीपेमेंट होनी थी। तो 12 सालों तक वो लगभग एक लिक्विड फॉर्म में पड़े हुए थे, बैंक उनका कुछ नहीं कर सकता था। तो सिक्योरिटाइजेशन के थ्रू क्या हुआ, लिक्विडिटी को इंप्रूव कर दिया गया। इसके अलावा पोटेंशियल बैंकरप्सी को अवॉइड किया जाता है बैंक्स के द्वारा इस सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, ऑलरेडी हम लोगों ने समझा। डाइवर्सिफिकेशन मतलब मल्टीपल काइंड ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल डेट्स को जो है वो पूल करके सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है और फिर जब थर्ड पार्टी इन्वेस्टर उन सिक्योरिटीज़ को परचेज कर रहा है तो उस थर्ड पार्टी इन्वेस्टर को भी वहाँ पे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो देखने के लिए मिल रहा है इन द सिक्योरिटीज़। नेक्स्ट इज नॉन लिक्विड लोन्स को लिक्विडेबल मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट किया है इसके द्वारा, सिक्योरिटाइजेशन के द्वारा हम लोगों ने ऑलरेडी ये देखा। इसके अलावा जो बैंक की बैलेंस शीट है वहाँ से लोन्स को ऑफ कर दिया जाता है, मतलब लोन्स को रिमूव कर दिया जाता है और अब बैंक्स को जो है वो एडिशनल कैपिटल की कम रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि अगर लोन्स वाला जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बैंक्स के द्वारा अगर वो रीपे नहीं होता है बोरोवर के एंड के, तो फिर बैंक्स को जो है एडिशनल कैपिटल रखने पड़ती है कि कहीं अगर कल को डिफॉल्ट कर जाता है बोरोवर तो मेरे पास जो कुछ मनी होनी चाहिए जिससे मैं ये जो पैसा मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, जो लोन डिस्ट्रीब्यूट किया था, इसको रिकवर कर पाऊँ। सो अब अगर इस लोन को ही जो है वो बैलेंस शीट से रिमूव कर दिया जाएगा तो बैंक्स को कम कैपिटल रिजर्व करने की ज़रूरत पड़ेगी और वो इस कैपिटल जो ये सरप्लस कैपिटल उसके पास बचेगा उसका डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर यूज़ कर पाएगा। नेक्स्ट इज ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम द डेट मार्केट दैट इज illiquid market to the capital market which is more liquid in nature guys। ये हम लोगों ने एडवांटेजेस के बारे में बात कर ली। अब लिमिटेशंस क्या है, देखिए रिस्की हो जाती है ये जो हमारी सिक्योरिटीज़ हैं, जब इनको थर्ड पार्टी इन्वेस्टर्स के द्वारा बाय किया जाता है तो इट बिकम्स रिस्की फॉर द इन्वेस्टर, क्योंकि हो सकता है इन सिक्योरिटीज़ को बाय करने के बाद, क्योंकि अल्टीमेटली जो इन्वेस्टर है उसको कहाँ से इनकम अर्न होगी, जो ये जो लोन पूल किए गए थे इन लोन्स के जो बोरोवर थे उनके द्वारा जो रीपेमेंट की जानी थी वहीं से इनको इनकम आएगी थर्ड पार्टी इन्वेस्टर्स को। तो अगर वो थर्ड पार्टी इन्वेस्टर्स को इनकम नहीं आती है फ्रॉम द रीपेमेंट ऑफ दोज लोन्स विच आर बीइंग बैक्ड बाय द सिक्योरिटीज, तो फिर देयर इज अ रिस्क फॉर द थर्ड पार्टी इन्वेस्टर। इसके अलावा और इस रिस्क फैक्टर को असेस करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज, क्योंकि मल्टीपल काइंड ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल डेट्स को जो है वो पूल किया गया है और उनको फिर सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट किया गया है। तो आप लोग जो है वो रिस्क फैक्टर को वहाँ पे असेस नहीं कर पाते हैं कि भाई कौन सी सिक्योरिटीज़ के साथ कितना जो रिस्क फैक्टर है वो एसोसिएटेड है। अब ये जो सिक्योरिटीज़ हैं ये दो तरह की हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं, मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज़ और एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज़ गाइस। तो ये हम लोगों ने लिमिटेशन के बारे में बात कर ली। अब देखिए एक बार यहाँ पे फिर से इमेज फॉर्म में जो सिक्योरिटाइजेशन के बारे में बताया गया है कि भाई सिक्योरिटाइजेशन एक प्रोसेस है ऑफ कन्वर्टिंग डेट इनटू सिक्योरिटीज। डेट क्या है, एसेट, यूजुअली लिक्विड इलिक्विड एसेट्स विच आर देन ब्रॉट एंड सोल्ड इन द फाइनेंशियल मार्केट टू द थर्ड पार्टी इन्वेस्टर्स गाइस। सो ये हम लोगों ने सिक्योरिटाइजेशन के बारे में बात कर लिया। अब इसके प्रोसेस को देख लेते हैं। ये हम लोगों ने वैसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो बैंक्स और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कलेक्ट करते हैं जो भी उन्होंने लोन्स डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं और उसको पूल करने का काम करते हैं। डिवीजन ऑफ दिस पूल इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड सेलिंग देम एज सिक्योरिटीज। आफ्टर दैट बायर्स ऑफ दीज सिक्योरिटीज गेट इंटरेस्ट और मॉर्टगेज पेमेंट्स। सो जो भी इन सिक्योरिटीज़ को बाय करते हैं जो थर्ड पार्टी इन्वेस्टर्स रहते हैं उनको पेमेंट आती है फ्रॉम द इंटरेस्ट या फिर मॉर्टगेज पेमेंट्स। These securities are called mortgage backed securities। जहां पे mortgage payments आएंगी उनको हम लोग क्या बोल देंगे, mortgage backed securities बोल देंगे, जो कि थर्ड पार्टी इन्वेस्टर के द्वारा बाय की जाएंगी गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग आरबीआई की कुछ मास्टर डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं रिगार्डिंग सिक्योरिटाइजेशन। सो ये जो मास्टर डायरेक्शंस हैं दीज आर एप्लीकेबल टू ऑल द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एक्सक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक्स, all India term financial institutions, small financial banks and NBFCs on the securitization of
स्टैंडर्ड एसेट गाइज। सो दीज, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं दीज आर एप्लीकेबल ऑन दीज इंस्टीट्यूशंस। अब ये जो सिक्योरिटाइजेशन के रिगार्डिंग मास्टर डायरेक्शंस आई, इसका सिग्निफिकेंस क्या था कि भाई ये जो सिक्योरिटाइजेशन की ट्रांजेक्शंस हैं इनको भी हम लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर जो है वो री इंट्रोड्यूस करें, और बिकॉज दीज कैन बी वाइटल फॉर द रोबस्ट फाइनेंशियल मार्केट, they enhance the risk distribution and liquidity for lender डीलिंग विद द न्यू लोन एक्सपोजर्स। क्योंकि ये अल्टीमेटली हम लोगों ने देखा कि जो हमारा सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस है लिक्विडिटी को एनहांस कर रहा है फॉर द लेंडर। सो ये रिस्क को भी एनहांस कर रहे हैं और लिक्विडिटी को भी एनहांस कर रहे हैं गाइस। नेक्स्ट इज मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट फॉर द वेरियस एसेट क्लासेस। अब मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोन्स को जो है वो सिक्योरिटाइज करके बैंक जो है अपनी बैंकरप्सी को रिमोट कर देगा, बल्कि मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट के थ्रू कुछ इंस्ट्रक्शंस लगाई गई कि भाई अगर एसेट्स का जो टेन्योर है उस अकॉर्डिंग जो है वो फिर एसेट्स को अपनी सिक्योरिटाइजेशन करनी पड़ेगी। जैसे ऐसे लोन्स जिनका जो ओरिजिनल मैच्योरिटी पीरियड है दैट इज 24 मंथ और लेस, तो उस केस में जो मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट रहेगी दैट इज 5% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ लोन। ऐसे लोन्स जिनका मैच्योरिटी पीरियड जो है वो मोर देन 24 मंथ्स है या फिर बुलेट पे रीपेमेंट्स वहाँ पे होनी है, तो उस केस में जो मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट करनी पड़ेगी दैट विल बी 10% ऑफ द बुक वैल्यू। अब इसका मतलब क्या है कि भाई जो बुक वैल्यू है उस लोन की उसका 10% जो है वो मिनिमम रिटेन करके बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा, सारे के सारे लोन को जो हो सिक्योरिटाइज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज रेजिडेंशियल मॉर्टगेज बैक सिक्योरिटीज़। तो जो भी रेजिडेंशियल मॉर्टगेज बैक सिक्योरिटीज़ रहेंगी उस केस में जो मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट है दैट विल बी 5% ऑफ द बुक वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ द ओरिजिनल मैच्योरिटी। सो इस अब ये जो रेजिडेंशियल मॉर्टगेज बैक सिक्योरिटीज यहाँ पे टेन्योर मैटर नहीं कर रहा है, सिंपल सी बात है, हम लोगों को 5% ऑफ द बुक वैल्यू जो है वो मिनिमम रिटेन करके रखनी है एसेट की, ठीक है। सो दिस इज मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से एसेट्स जो हो सिक्योरिटाइजेशन के लिए एलिजिबल हैं। सो रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी जैसे कैश क्रेडिट अकाउंट्स और क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स, इसके अलावा एसेट जो कि परचेज किए गए हैं फ्रॉम अदर एंटिटीज़, और इसके अलावा जो सिक्योरिटाइजेशन एक्सपोजर प्रोवाइड किया जा रहा है जैसे मॉर्टगेज बैक सिक्योरिटीज़ या फिर एसेट बैक सिक्योरिटीज़, लोन्स विद बुलेट रीपेमेंट ऑफ बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट। सो दीज आर दी एसेट जिनको सिक्योरिटाइज किया जा सकता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मिनिमम होल्डिंग पीरियड के बारे में। सो देखिए गाइस, जो ओरिजिनेटिंग बैंक है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसके द्वारा लेंड किया जा रहा है, दैट कैन सिक्योरिटाइज लोन्स ओनली आफ्टर होल्डिंग देम फॉर अ मिनिमम पीरियड टू, एक मिनिमम पीरियड तक होल्ड करने के बाद ही जो है वो इन लोन्स को सिक्योरिटाइज किया जा सकता है। क्यों ऐसा किया जा रहा है? टू प्रिवेंट पासिंग प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन रिस्क टू द इन्वेस्टर, मतलब डायरेक्टली इन्वेस्टर तक जो है वो रिस्क ट्रांसफ़र ना हो जाए, इसके लिए पहले एक बैंक के द्वारा जो है उस लोन को मिनिमम पीरियड तक होल्ड किया जाएगा, उसके बाद सिक्योरिटाइज किया जाएगा, और इसके थ्रू हम लोग एक मिनिमम रिकवरी परफॉर्मेंस को भी इंश्योर करते हैं बिफोर द सिक्योरिटाइजेशन फॉर द अंडर राइटिंग स्टैंडर्ड्स, कि भाई एक मिनिमम जो है वो रिकवरी हम लोगों को हो रही है इससे, उसके बाद ही इसको जो है वो सिक्योरिटाइज किया जाएगा। तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ मिनिमम होल्डिंग पीरियड गाइस। अब ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस। सो देखिए, ऐसे लोन्स जिनकी मैच्योरिटी अप टू 2 ईयर्स है, तो उस केस में जो अगर वीकली रीपेमेंट फ्रीक्वेंसी है तो मिनिमम 12 जो रीपेमेंट्स हैं वो रिसीव हो गई होनी चाहिए, उसके बाद ही सिक्योरिटाइज किया जाएगा लोन को। इसी तरह से अगर फोर्टनाइटली रीपेमेंट फ्रीक्वेंसी तो मिनिमम 6 रीपेमेंट शुड बी देयर फ्रॉम द बोरोअर्स एंड। मंथली रीपेमेंट फ्रीक्वेंसी के केस में मिनिमम 3 रीपेमेंट शुड बी देयर। क्वार्टरली रीपेमेंट फ्रीक्वेंसी के केस में मिनिमम 2 रीपेमेंट शुड बी देयर फ्रॉम द बोरोअर्स एंड। आफ्टर दैट ओनली द लोन कैन बी सिक्योरिटाइज, अगर लोन की जो मैच्योरिटी पीरियड है दैट इज अप टू 2 ईयर्स, और अगर ये मैच्योरिटी पीरियड 2 साल से 5 साल के बीच में है तो जो वीकली रीपेमेंट है वो मिनिमम 18 रिसीव हो गई होनी चाहिए फ्रॉम द बोरोअर्स एंड। फोर्टनाइटली रीपेमेंट फ्रीक्वेंसी के केस में मिनिमम 9 रीपेमेंट शुड बी रिसीव्ड। मंथली रीपेमेंट फ्रीक्वेंसी के केस में मिनिमम 6 मंथली रीपेमेंट शुड बी रिसीव्ड बाय द बैंक फ्रॉम द बोरोअर्स एंड। क्वार्टरली रीपेमेंट फ्रीक्वेंसी के केस में मिनिमम 3 जो रीपेमेंट है वो बोरोअर के एंड से की गई होनी चाहिए टू द लेंडर, उसके बाद ही लोन को सिक्योरिटाइज किया जा सकता है। और अगर मोर देन 5 ईयर इस लोन का टेन्योर या फिर लोन मैच्योरिटी देखने के लिए मिलती है तो उस केस में सिर्फ मंथली और क्वार्टरली रीपेमेंट फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है हम लोगों को, जहाँ पे 12 repayment should be received by the lender from the borrower's end, and quarterly repayment frequency के केस में minimum 4 repayment should be received from the borrower's end. आफ्टर दैट ओनली दिस लोन कैन बी सिक्योरिटाइज्ड गाइज। सो ये हम लोगों ने मिनिमम होल्डिंग पीरियड के कंसेप्ट को यहाँ पे लोन मैच्योरिटी के साथ में देख लिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू गाइज।
Now try to answer this question in the context of securitization. An obligor transfer the asset to special purpose vehicle, is liable to pay the debt, promotes the special purpose vehicle, none of the above. So try to answer this question in your comment box guys. Apart from this, अगर आप लोगों को कोई भी गाइडेंस चाहिए with respect to your JIB preparation, तो आप लोग जो है वो रेफर कर सकते हैं एडुटैप के द्वारा जो कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं। आप लोगों ने एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर जाना है, यहाँ पे कोर्सेज का टैब दिखेगा, वहाँ पे आप लोगों को जैब कोर्सेज के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे नीचे आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करते ही जैब का एक कंप्लीट मास्टर कोर्स दिख जाएगा, जिसके अंदर आप लोगों को IND-IFS, PPB, RBWM और AFM के लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। सो गाइज यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस मास्टर कोर्स, और जब भी आप लोग इस मास्टर कोर्स को अवेल करें, सो यू कैन यूज़ द कोड विच इज़ बीइंग मेंशन्ड हियर। इस कोड को यूज़ करने से आप लोगों को एक रेलेवेंट जो है वो डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई हम लोगों को कंप्लीट मास्टर कोर्स नहीं लेना है, हम लोगों को इंडिविजुअल मास्टर कोर्स लेना है, तो उस केस में फिर आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग यहाँ पे सिंगल के ऊपर क्लिक कर लेंगे और आप लोगों को जैब एग्जामिनेशन के लिए IND-IFS का मास्टर कोर्स अलग से मिल जाएगा, PPB का मास्टर कोर्स अलग से मिल जाएगा, और AFM का मास्टर कोर्स अलॉन्ग विद द RBWM का जो मास्टर कोर्स है वो इंडिपेंडेंटली आप लोग जो है वो एक्सेस कर पाते हैं। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस मास्टर कोर्स गाइज, अगर आप लोगों को कोई भी गाइडेंस चाहिए विद रिस्पेक्ट टू योर JIB प्रिपरेशन। सो आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो इन सेशंस को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।